में क्या हाल ठीक हुआ? है, उत्तर प्रदेश में ठीक है, आप दोनों पार्टियों का पक्ष यहाँ पर आ गया है। और निश्चित तौर पर जो मुद्दा था, मुद्दे से धीरे धीरे आप वापस विधानसभा बढ़िया चुनाव में आ काम गए। करते तो लोगों को आप ललित जी, जिताते। ललित जी, आपका दोनों काम सही पार्टियों नहीं का ना, पक्ष लोगों को आपने यहाँ पसंद पर नहीं सुना। आया आपका काम। आपने इसमें आम आदमी पार्टी का भी पक्ष सुना, जो अब ये लगातार बता रहे हैं यहाँ पर कि भाई ज्यादा राइट्स नहीं, लेकिन फिर भी जो बेहतर हो सकता था वो बेहतर हम दिल्ली के अंदर कर रहे हैं। वहीं अविरल जी का ये कहना है कि भाई इनकी पार्टी चूक गई, आम आदमी पार्टी, इसके साथ ही उनके मुख्यमंत्री चूक गए, एमसीडी के अधिकारी चूक गए। आपको क्या लगता है कि क्या वास्तव में सिर्फ अधिकारी चूके हैं, या जिस तरह से तमाम मकान मालिकों को अधिकार यहां पर दिए जाते हैं, जिस तरह से पहले एक बहस आपको याद होगी, सन 2008 की शायद बात है अगर मुझे ठीक से याद है, 3 तरह के मकानों को चिन्हित किया गया था। पहला जिसमें कॉमर्शियल गतिविधि हो सकती है, दूसरा जिसमें कॉमर्शियल गतिविधि नहीं हो सकती, और तीसरा जिसमें मिक्स्ड गतिविधियां हो सकती हैं। उस मिक्स्ड गतिविधियों के नाम पर जिस तरह से कोचिंग संचालकों को छूट यहां पर दी गई, क्या आज उस पर बहस करने की ज्यादा जरूरत है या आपस में खींचतान करने की ज्यादा जरूरत है? आलोक जी, मैं आपको बता दूं, भारत की राजधानी दिल्ली में सभी राज्यों से स्टूडेंट आता है वहां पढ़ने के लिए, कोचिंग सेंटर में पढ़ने के लिए। और दिल्ली की सरकार है आम आदमी पार्टी की। जो मुझे लगता है कि वह रेजिडेंशियल एरिया में आपने कॉमर्शियल गतिविधियों को क्यों पनपने दिया? पहली बात, अगर आप जांच कराए जाएं एमसीडी के माध्यम से या दिल्ली सरकार के माध्यम से, जांच करने में आप असफल हैं, जांच करना नहीं चाहते, आप अधिकारियों को दोषी मानते हैं, तो अधिकारियों को भी दोषी मानते हैं। बच्चा वहां देखिए, आप 3-3 बच्चे वहां पर चले गए, फीस भी आप मनमानी लेते हैं कोचिंग सेंटरों से, कोचिंग सेंटर वाले कमीशन भी इनको आम आदमी पार्टी को भरपूर देते हैं। तो कहीं ना कहीं तो मुझे जो लगता है दिल्ली सरकार की कहीं ना कहीं लापरवाही है, और इसमें शिक्षा मंत्री भी लिप्त हैं, जो मुझे लगता है। क्योंकि जो अभी मैं आरसीसी जी के बयान को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि कहीं कोई गड़बड़ ही नहीं है। अरे गड़बड़ नहीं है तो आप ये बताइए ना कि रेजिडेंस एरिया में कॉमर्शियल गतिविधियां क्यों हो रही हैं? तो सारी चीजों को देखते हुए, और मैं तो बच्चों के लिए देखना है, मेरी उनके परिवार के लिए देखना है, उनको तो इनको दिल्ली सरकार को 1-1 करोड़ रुपया देना चाहिए, और वहाँ नौकरी के लिए गए थे, पढ़ने के लिए गए थे, काफी सारी चीजें हैं, और अपने को ये बचाना चाहती है दिल्ली सरकार। तो टेक्निकल पॉइंट जो है, टेक्निकल पॉइंट यही है कि आप कॉमर्शियल मतलब रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल गतिविधियों को पनपने दे रहे हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों करने दे रहे हैं? आप जांच करवाना नहीं चाहते, आप ले दे के उसको सिस्टम को खत्म कर देते हैं। मैं तो कई सारी चीजों में देख रहा हूँ कि भ्रष्टाचार में एक मुद्दा हो तो बात की जाए ना, आप तो भ्रष्टाचार में लिप्त है पूरी तरह से। तो काफी सारी चीजें देखी जा रही हैं, इसमें कोई भी हो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आम आदमी पार्टी की सरकार को बीजेपी की सरकार बनेगी तो ये सारी चीजें देखना चाहिए, अमेंडमेंट करना चाहिए। आप यूपी में देख लीजिए, आप करप्शन पे कितनी लगाम लगाई है योगी आदित्यनाथ जी ने, तो सारी चीजों पे मतलब देखा जा रहा है। नकल पर कितनी लगाम लगाई है, नकल पर देखिए आप, नकल करता अगर बच्चा पाएगा 1-1 करोड़ का उसमें जुर्माना है। तो ऐसी दिल्ली की सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए। बच्चे गए क्यों, मतलब उन्होंने अभी कह दिया कि पार्किंग की जगह थी, पार्किंग तो थी नहीं, वो पानी भरा। आपके क्या लोग, आपके अधिकारी क्या कर रहे थे वहाँ? 12 फुट के अंदर पानी भर गया, उसमें क्या कर रहे थे आपके अधिकारी? तो मैं तो इसको हर तरीके से टेक्निकल पॉइंट अगर देखा जाए, इसमें यही है कि कॉमर्शियल की आप उसमें जांच कराइए कि वो रेजिडेंशियल एरिया है और उसमें कॉमर्शियल गतिविधियां चल रही हैं। तो काफी सारी चीजों पे इसमें देखा जा रहा है कि वहाँ दिल्ली सरकार ही इसमें दोषी है मेरी नजर में। बिल्कुल। तो जिस तरह से मिक्स्ड गतिविधियों की आड़ में ये जो खेल हुआ, इसमें जिस तरह से ये बहस धीरे धीरे तेज हुई, संजीव जी बात अब यहाँ पर देखिए, सरकार पार्टी आरोप प्रत्यारोप की नहीं है। जिस तरह के प्रावधान किए गए, क्या उन प्रावधानों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए कि एक बार डीडीए के तमाम अधिकारियों को इसमें तलब किया जाए, एमसीडी के तमाम अधिकारियों को इसमें तलब किया जाए कि जो नियम बना दिए गए उन नियमों से कितनी आज़ादी तमाम मकान मालिकों को मिल जाती है कि भाई उसमें आज़ादी इसलिए दी गई थी ताकि लोग किराना की दुकान चला सके, दूध की दुकानें खोल सके, उसमें छोटी मोटी कोई दुकान चला के आसपास के लोगों को ताकि सामान खरीदने के लिए दूर न जाना पड़े। सरकार का लक्ष्य ये था उस समय। लेकिन उसकी आड़ में जिस तरह से मकान मालिकों ने बेसमेंट के नीचे गतिविधियों को शुरू किया, कहीं पर फैक्ट्री चल रही है, कहीं पर कपड़ा सिला जा रहा है, कहीं पर लाइब्रेरी बना दी, हवा
अफवाह उसमें आ नहीं रही है, बच्चे उसमें क्या पढ़ते होंगे? तो क्या अब सरकार इस बात को लेकर गंभीर होगी? क्योंकि मुझे याद है डीडीए के जो रूल्स का एनेक्स्चर 15 है उसमें साफ तौर पर कहा गया कि अगर 60 फीट का रोड हो और अगर 2 एग्जिट हैं तो बेसमेंट का इस्तेमाल भी कोचिंग के लिए किया जा सकता है। इस तरह के प्रावधान ने तो डीडीए नहीं करके दिए है ना, तभी तो कोचिंग संचालकों का मन इतना ज्यादा बढ़ जाता है, वो इस बात को लेकर आश्वस्त हो जाते हैं कि भैया डीडीए के जब पेपरों में खुद लिखा है, कोई हमसे पूछेगा कोर्ट में हम दिखा देंगे कि भैया ये लीजिए यहाँ पे लिखा है। तो क्या डीडीए के अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या? कार्रवाई करेगा कौन, बताइए? कौन करेगा? डीडीए के अधिकारियों केस करेगी, उनके वो लोग करेंगे, गृह मंत्रालय करेगा बैठ करके। अब मैं बात करता हूँ, कोई भी सिस्टम आप बनाते हो, आज कोई भी सरकार है, अब उत्तर प्रदेश की मैं बात करता हूँ साहब, बुलडोजर संस्कृति की चर्चा पूरे देश में था। बुलडोजर चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, जहां कहीं आगे इंक्रोचमेंट बुलडोजर ने करा। अभी मैं ताजा बात बताऊं, 2 दिन पहले की, लखनऊ में अकबर नगर को बुलडोजर से ढहा दिया। कानपुर के एक विधायक ने सरेआम एक्सीएन को फोन पर धमकाया कि मैं विधायक गोविंद नगर का मैथानी बोल रहा हूँ और हमारे यहाँ अगर बुलडोजर आया तो आपको मैं बुलडोजर से नहर में गिरा दूंगा। संजीव जी देखिए, कहने का मतलब है कि मैंने तो पत्रकार होते हुए भी मैंने आपको इतना ज्यादा स्कोप दे दिया। संजीव जी, मैंने तो इतनी बड़ी बात तक बोल दी कि सरकार की बात नहीं है, बात पार्टी की नहीं है, राजनीति की नहीं है। अधिकारियों की जवाबदेही तो आप ही तय करेंगे ना भाई, फिर आप सत्ता में क्यों हैं? ये बच्चे जो है भविष्य हैं निगम जी, डीडीए की जवाबदेही के लिए कौन करेगा साहब? डीडीए हमारे अंडर में नहीं आता, डीडीए को हम नहीं रेगुलेट कर सकते। एमसीडी डीडीए ऑलरेडी रेगुलेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये लोगों को जब दिल्ली की ऐसी व्यवस्था है, ऐसे मल्टी बॉडीज के द्वारा गवर्न की जाती है, तो कम से कम उसको सुधारे। पुलिस है, डीडीए है, ये कंट्रोल की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है, उनको करे। बिल्कुल सही बात आपने अच्छा, कही। ठीक है, चलिए ठीक है। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं, कितने खत आपने राज्यपाल को आपने लिख दिया? एक सेकंड चाहर जी एक सेकंड। संजीव जी, कितनी चिट्ठियां उपराज्यपाल को आपने लिख दी कि भाई डीडीए को कुछ सुधारों को करने की जरूरत है और हमारी मांग को गंभीरता से लिया जाए? इतना अधिकार तो है ना आपके पास चिट्ठी लिखने का, कि वो भी राइट्स नहीं है? मैं बता रहा हूँ, सीरीज ऑफ लेटर्स जो हमारे दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री है सौरभ जी हैं, उन्होंने कई मुद्दों पर चिट्ठियां लिखी हैं अच्छा ऑलरेडी। हाँ, लेकिन वो उनके कान में जू नहीं रेंगता। एलजी साहब ये अधिकारी काम नहीं कर रहा है। अगर गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया है कि इसको आप यहाँ से वहां तक हटा दे, ट्रांसफर कर दे, आप तमाम अभिभावकों के और बच्चों के सामने आप ये बात बोल पाएंगे कि हमारा तो कोई अधिकारी नहीं है, हम तो इसमें कुछ कर ही नहीं सकते? जो नहीं बात बोलने के लिए दिखाई पड़ रहा है भाई साहब, आप लोग भी देख रहे हैं जो चीजें हैं। जो अब पर्टिकुलरली मैं कोचिंग सेंटर्स की बात करूं, कल हमारे जो सांसद हैं संजय सिंह जी मानी, उन्होंने प्रधानमंत्री महोदय को चिट्ठी लिखी है। कल की ताजी बात चिट्ठी लिखी है। केंद्र और राज्य में आप उलझा दो जनता को। केंद्र और राज्य में फिर तो दिल्ली में फिर तो एक काम करते हैं ना, सरकार का फिर क्या रोल रह गया? केंद्र सरकार हर चीज में केंद्र, एमसीडी में फिर शैली ओबराय जी का फिर क्या योगदान है भाई? आपने चिट्ठी की बात की, चिट्ठी मैंने कहा नहीं, हर चीज में अगर दिल्ली की हर समस्या में केंद्र और राज्यों के संबंध पर ही चर्चा होनी है तो फिर तो सिर्फ और सिर्फ उपराज्यपाल के पास व्यक्ति जाए या तो फिर दिल्ली हाईकोर्ट जाए। आपके पास तो आई नहीं फिर। बिल्कुल बात। अच्छा मान लीजिए हम वहां ना बैठे, कोई और बैठा हो, इसके पहले दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट रही। बड़ी विडंबना है। 70 विधानसभा सीटों के बाद 70 विधानसभा सीटों में 67 अपने पास लेकर आप इस तरह की जब बात बोलते हैं ना, तो मुझे भी कई बार समझ में नहीं आता है। अच्छा, आप दिल्ली में रह रहे हैं ना, आप देख रहे हैं ना, हमने कोई कानून बनाया, आपने नल एंड वाइड कर दिया, हम अदालत चले गए, अदालत में लड़ाई लड़के लाए, 8 सालों से लंबी लड़ाई लड़ी, आपने उसको अध्यादेश पर। मैं आपकी हर चीज का स्वागत करता हूं, मुझे तो उम्मीद है ना आपसे, तभी तो मैंने आपसे प्रश्न पूछा। नहीं, ये प्रश्न मैं फिर अविरल जी से पूछता। तो जितनी हमारा भरोसा हमारी कोशिश है, हमसे कभी दिल्ली सरकार पर भरोसा ही तो है ना मुझे, तभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, आपका भरोसा कायम रहना चाहिए। आशी जी ने भी यही बात कही है, उन्होंने हम अपनी प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। अरे हम जाने जाते हैं, इसीलिए चलिए ठीक है, हमने पार्टी बनाई। ठीक है, समय हमारे पास कम है, लेकिन जिस तरह से भरोसा आपने हमको दिलाया वही भरोसा हर एक छात्र को दिखना चाहिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। और निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं ने जिस तरह से पिछले 2 से 3 दिनों की बहसों में टीवी में, मीडिया में या सोशल मीडिया में बैठकर जो भरोसा छात्रों को दिलाया, अभिभावकों को दिलाया, अगर उसके अनुसार काम नहीं होता है तो निश्चित तौर पर भरोसे की जगह एक प्रश्न चिन्ह लगेगा। और प्रश्न चिन्ह निश्चित तौर पर बाद में मतदान के रूप में जब कन्वर्ट होगा तो कुछ न कुछ लोकतंत्र में अमिट छाप के रूप में छोड़ भी जाएगा। क्योंकि दिल्ली में सरकार वो है जो राजनीति की विपरीत धारा से पैदा हुई थी और उस राजनीति की विपरीत धारा पर भरोसा आज भी लोगों का कायम है। अब आम आदमी पार्टी के हाथ में है कि इस भरोसे को कायम रख पाती है या नहीं। जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।